अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। Hello and welcome. I am Dr. Brajesh Kumar Sharma. I am here to present my views on inductive and deductive approach. So विद्यार्थियों, आज हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच अर्थात आगमन एवं निगमन उपागमों पर चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा से पहले हम सर्वप्रथम इसके प्राप्य उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा के उपरांत हम विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। वे उद्देश्य इस प्रकार हैं: आगमन एवं निगमन उपागमों को परिभाषित कर सकेंगे, आगमन एवं निगमन उपागमों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, आगमन एवं निगमन उपागमों के गुण दोष क्या हैं यह भी जान सकेंगे। अतः हम आगमन एवं निगमन उपागमों से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कि हम गणितीय अध्ययन अध्यापन सरलता से कर सकेंगे। अतः विद्यार्थियों, तर्क की दुनिया जटिल और मनोरम है, जो हमारी दैनिक सोच को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि आगमन और निगमन दोनों ही उपागम तर्क और चिंतन के महत्वपूर्ण तरीके हैं। ये दोनों ही उपागम ज्ञान प्राप्त करने और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। इनका उपयोग गणित, विज्ञान और दर्शन जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। अतः यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों ही उपागम बड़े मुख्य हैं, या गणित की दृष्टि से बड़े ही मुख्य हैं, जिनका हम जानकारी का विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग करते हैं। तो प्रस्तुत विषय पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व महत्वपूर्ण उपागमों की चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपागम इस प्रकार हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अर्थात समस्या समाधान उपागम, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच अर्थात आगमन एवं निगमन उपागम, एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच अर्थात विश्लेषण एवं संश्लेषण उपागम, ह्यूरिस्टिक अप्रोच अर्थात अन्वेषण उपागम, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अर्थात रचनावादी उपागम है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण उपागम हैं जिनका समस्याओं के समाधान में उपयोग किया जाता है। अब हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच अर्थात आगमन एवं निगमन उपागम की विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम इन उपागमों को परिभाषित करेंगे। आगमन उपागम एक चिंतन प्रक्रिया है, जिसमें विशिष्ट तथ्यों और उदाहरणों से सामान्य नियमों और सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। वहीं निगमन उपागम भी एक चिंतन प्रक्रिया है, जिसमें हम सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट सिद्धांत, उदाहरणों और तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों, इन उपागमों के पदों पर प्रकाश डालेंगे। अतः आगमन उपागम में उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, अवलोकन, पैटर्न एवं नियम का क्रम अपनाया जाता है। उदाहरणों, अनुभवों, प्रयोगों का विस्तृत अवलोकन करते हुए पैटर्न को आधार में रखते हुए नियम बनाया जाता है। इसके अंतर्गत हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। इस उपागम का शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष कुछ विशिष्ट परिस्थितियां एवं उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन उदाहरणों के आधार पर विद्यार्थी तार्किक ढंग से विचार विमर्श करते हुए किसी विशेष सिद्धांत, नियम
अथवा सूत्र पर पहुंचते हैं। वहीं निगमन उपागम में नियम का प्रस्तुतिकरण, नियम का अनुप्रयोग, निष्कर्ष एवं सत्यापन का क्रम अपनाया जाता है। नियम का अनुप्रयोग करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचकर निष्कर्ष का सत्यापन करते हैं। इसके अंतर्गत हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। इस उपागम द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष सूत्र एवं नियम प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी सूत्र के उपयोग से समस्या का समाधान करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचकर निष्कर्ष का सत्यापन करता है। अब हम आगमन एवं निगमन उपागमों को उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब आगमन उपागम में एक उदाहरण का प्रकाश डालते हैं। उदाहरण इस प्रकार है। 1000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हम इसे क्रमबद्ध रूप में समझने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अतः 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 4 रुपये हुआ। इसी प्रकार 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 4/100 रुपये हुआ। इसी प्रकार 1 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 4/100 गुणा 3 रुपये हुआ। और इस प्रकार 1000 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 4 गुणा 3 गुणा 1000/100 रुपये हुआ। इस प्रकार साधारण ब्याज 120 रुपये प्राप्त हुआ। अतः इस प्रकार के कई उदाहरणों के आधार पर पैटर्न को आधार में रखते हुए एक नियम या सूत्र तैयार होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, जिसके आधार पर सीधे ही प्रस्तुत उदाहरण के प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार निगमन उपागम में एक उदाहरण पर प्रकाश डालते हैं। 7 विद्यार्थियों का भार क्रमशः 42, 45, 48, 38, 52, 54 एवं 63 किलोग्राम है। तो औसत ज्ञात कीजिए। प्रस्तुत उदाहरण में एक सूत्र का अनुप्रयोग किया जा रहा है, अर्थात औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अतः सभी राशियों के योग में 7 से भाग दे करके 48.57 उत्तर प्राप्त किया जाता है। अतः एक नियम या सूत्र का अनुप्रयोग करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचे। इस प्रकार दोनों ही उपागम से हम उत्तर प्राप्त कर पाते हैं, परंतु विद्यार्थियों की कक्षा अनुसार हम उपागम का चुनाव करते हैं। अब हम आगमन एवं निगमन उपागमों के गुण दोषों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आगमन उपागम के गुण दोषों पर प्रकाश डालेंगे। आगमन उपागम के गुण इस प्रकार हैं। व्यवहारिक और वास्तविकता से संबंधित अर्थात आगमन उपागम में हम विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों या नियमों की ओर बढ़ते हैं जो वास्तविक दुनिया में अधिक उपयोगी होते हैं। नई जानकारी की खोज अर्थात यह तरीका नए तथ्यों और जानकारी को खोजने में मदद करता है, क्योंकि यह उपागम अनुभव और उदाहरणों से नियमों तक पहुंचने का एक प्रयास है। सहज और सहज समझने योग्य अर्थात आगमन उपागम स्वाभाविक रूप से हमारी सोच के अनुरूप होता है, क्योंकि हम आमतौर पर व्यक्तिगत अनुभवों से सामान्यीकृत निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। लचीलापन अर्थात यह उपागम नए आंकड़ों को जोड़ने या बदलने में लचीलापन प्रदान करता है, जिससे निष्कर्षों को समय के साथ सुधारने की संभावना होती है।
सरल एवं स्पष्ट अर्थात यह उपागम छोटे और आसानी से समझे जाने वाले उदाहरणों का उपयोग करता है, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान होता है। वहीं आगमन उपागम के दोष इस प्रकार हैं। सामान्यीकरण की समस्या अर्थात विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों पर पहुंचना कभी कभी गलत या अव्यावसायिक हो सकता है, सामान्यतः जब उदाहरण सही से चयनित ना हो। सीमित निष्कर्ष अर्थात यह उपागम केवल विशिष्ट उदाहरणों तक सीमित हो सकता है और यह बड़े पैमाने पर व्यापक निष्कर्षों का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो सकता है। समय और संसाधन की आवश्यकता अर्थात इसमें कई उदाहरणों और आंकड़ों का संग्रहण, अध्ययन और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, जो समय और संसाधनों का अधिक खर्च कर सकता है। अस्पष्टता और अनिश्चितता अस्पष्टता एवं अनिश्चितता अर्थात इस उपागम में कभी कभी निष्कर्ष अस्पष्ट हो सकते हैं, खासकर जब विभिन्न उदाहरणों से सामान्य नियमों की स्थापना की जाती है। यदि उदाहरणों में भिन्नताएं होती हैं तो सिद्धांत स्पष्ट और सटीक नहीं हो पाते। सिद्धांत की निरंतरता की समस्या अर्थात आगमन उपागम में अलग अलग उदाहरणों से अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिससे सिद्धांत में निरंतरता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। विभिन्न आंकड़ों के आधार पर सिद्धांत बदल सकते हैं, जो एक स्थिर और सामान्यीकृत ढांचा बनाने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम निगमन उपागम के गुण दोष पर प्रकाश डालेंगे। निगमन उपागम के गुण इस प्रकार हैं। स्पष्ट एवं मजबूत निष्कर्ष अर्थात निगमन उपागम में पहले से स्थापित सिद्धांतों या सामान्य नियमों से विशिष्ट निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है, जो अधिक निश्चित और मजबूत होते हैं। कम समय में परिणाम अर्थात यह उपागम पहले से मौजूद सिद्धांतों या तथ्यों से सीधे निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे समय की बचत होती है और त्वरित परिणाम मिलते हैं। संगठित और तार्किक अर्थात निगमन उपागम एक संरचित और तार्किक प्रक्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक विधि का पालन किया जाता है। सिद्धांतों का परीक्षण अर्थात यह उपागम सिद्धांतों और विचारों को परीक्षण करने में मदद करता है, जिससे यह पता चलता है कि वास्तविकता में कितने सटीक हैं। कम जोखिम अर्थात निगमन उपागम पहले से ज्ञात सिद्धांतों से प्रारंभ होता है। यह गलत निष्कर्षों की संभावना को कम कर सकता है। वहीं निगमन उपागम के दोष इस प्रकार हैं। सीमित लचीलापन अर्थात निगमन उपागम में पहले से निर्धारित सिद्धांतों या नियमों से निष्कर्षों तक पहुंचा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह उपागम नए तथ्यों या अप्रत्याशित आंकड़ों को समाहित करने में कम लचीलापन दिखाता है। नए ज्ञान की खोज की कमी अर्थात निगमन उपागम में हम पहले से मौजूद सामान्य सिद्धांतों या नियमों से प्रारंभ करते हैं, जिससे नए तथ्यों या ज्ञान की खोज करने की संभावना कम होती है। यह उपागम नए विचारों या सिद्धांतों को विकसित नहीं करता। सिद्धांतों पर निर्भरता अर्थात निगमन उपागम पूरी तरह से पूर्व निर्धारित सिद्धांतों पर निर्भर होता है। यदि ये सिद्धांत या नियम गलत होते हैं
तो इससे निकलने वाले निष्कर्ष भी गलत हो सकते हैं और वह पूरे अध्ययन को प्रभावित कर सकता है। जटिलता और विश्लेषण की आवश्यकता, अर्थात निगमन उपागम में कभी कभी सिद्धांतों और तथ्यों का सही तरीके से विश्लेषण और परीक्षण करना कठिन हो सकता है, जो जटिलता और गलत निष्कर्षों का कारण बन सकता है। यह उपागम सही परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक कठिन हो सकता है। अधूरी जानकारी, अर्थात निगमन उपागम में हम अक्सर एक सिद्धांत से निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन यदि सिद्धांत में कोई कमी या दोष है तो इससे निकलने वाले निष्कर्ष अधूरे या गलत हो सकते हैं। यह तरीका उन स्थितियों में सीमित हो सकता है जहां पर्याप्त या पूरी जानकारी नहीं हो। अतः विद्यार्थियों, अब हम यहाँ पर पूरे टॉपिक पर, पूरे प्रकरण पर चर्चा करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने इस चर्चा में कहाँ तक और किस प्रकार से कितनी जानकारी का अध्ययन किया। अतः विद्यार्थियों, हमने आगमन एवं निगमन उपागमों पर यहाँ गहन चर्चा की। यहाँ उनकी परिभाषा, उनके उदाहरणों के साथ उनके पदों की चर्चा की। यह भी जाना कि इनका अनुप्रयोग हम समस्या, आवश्यकता, कक्षा एवं विद्यार्थियों की आयु के अनुसार करते हैं। अतः विद्यार्थियों, अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हों। आगमन एवं निगमन उपागम क्या है? विस्तार से उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर देते समय आप आगमन एवं निगमन उपागमों को सर्वप्रथम परिभाषित कीजिए और कुछ उदाहरणों को लेते हुए आगमन एवं निगमन उपागमों की चर्चा कीजिए, अर्थात उनकी परिभाषा को सत्यापित कीजिए। आगमन एवं निगमन उपागम के गुणदोष पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको आगमन एवं निगमन उपागमों के गुणदोषों की चर्चा करना है। आगमन एवं निगमन उपागम का अनुप्रयोग करते हुए एक समस्या का क्रमबद्ध तरीकों से किस प्रकार समाधान प्राप्त किया जा सकता है, वर्णन कीजिए। यहाँ पर अनुप्रयोग की बात की गई है कि आगमन एवं निगमन उपागमों का अनुप्रयोग हम दैनिक जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं, है ना। कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, कई प्रकार के ऐसे प्रश्न हो सकते हैं आपके सामने जिनको हम अनुप्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अनुप्रयोग कैसे करें हम आगमन और निगमन उपागमों का अपने दैनिक जीवन में, उसकी चर्चा करना है। अर्थात एक समस्या को लेते हुए, एक ऐसी समस्या को लेते हुए जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हो, उसको अनुप्रयोग करते हुए उसको अनुप्रयोग कैसे करेंगे, ये विस्तृत चर्चा करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने कई प्रश्नों की चर्चा की जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः विद्यार्थियों, that was all for today's lecture. We will discuss some other topic again in the next lecture. Till then, best wishes to all of you.